दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण में जो मेन क्वेश्चन था, वो था अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर चर्चा करनी थी। ठीक है, तो थोड़ा-सा पहले एक आउटलुक देख लेते हैं, कुंडली किस तरफ मूव कर रही है और फिर अष्टम भाव की तरफ आएँगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखें कि जो लगन है, वहाँ पे शनि खुद बैठे हैं और लगन श्रवण नक्षत्र में आया है, चंद्रमा के नक्षत्र में आया है और शनि भी श्रवण नक्षत्र पे ही बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो है, वो शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी नक्षत्र परिवर्तन की वजह से शनि और चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। शनि जहाँ पे कि ज़िंदगी में देरी और वैराग्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं चंद्रमा का नीच राशिस्थ होना, वैसे तो वो डिग्री वाइज़ नीच नहीं है, लेकिन फिर भी उस भाव में, उस राशि में है जहाँ पे कि वो असहज होते हैं। ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं थोड़ा-सा मन दुखी रह सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी बात ये कि परिवर्तन शनि और चंद्रमा के कारकत्व में है। चंद्रमा जो है वो दर्शाता है मन की स्थिति को, उत्साह को, ठीक है? और शनि जो है वो दर्शाता है कर्मठता को। ऑन द पॉजिटिव साइड अगर देखें तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होंगे। नेगेटिव साइड में देखें तो मन के अंदर किसी न किसी बात की उदासीनता दिखाई दे सकती है। चंद्रमा कारक होते हैं माता के और शनि कारक होते हैं कर्म और दुखों के, तो कहीं न कहीं मदर के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा कनेक्शंस या फिर दुखों का कनेक्शन भी कहा जा सकता है। 4th हाउस के लॉर्ड होके मंगल का, चौथे भाव के स्वामी होकर मंगल का छठे भाव में बैठना, जहाँ पे कि वो बुध की राशि में है, अपनी शत्रु राशि में, तो मदर के लिए ये फेज़ भी चैलेंजिंग माना जाएगा और खुद के मन के लिए भी कहीं न कहीं चुनौतियाँ दिखाई देंगी। राहु केतु एक्सिस भी है, कार्मिक बंधन भी जुड़ता हुआ नज़र आएगा। जो 7th हाउस है, उसके आगे पीछे कहीं न कहीं क्रूर ग्रह मौजूद हैं, तो पाप का फॉर्मेशन है साझेदारी में, मैरिज के अंदर। शुक्र जो कि विवाह के कारक ग्रह होते हैं, वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, लेकिन शुक्र जो है इस कुंडली में वो होरा लॉर्ड है, इस वजह से भाग्य का सपोर्ट लेने आए हैं और कहीं न कहीं पंचम और दशम से किसी लेवल पे ख्याति देने आए हैं, लाभ देने आए हैं। ये अलग बात है कि भाग्य में बैठने की वजह से नीच राशिस्थ हो रहे हैं, नीच भंग नहीं हो पा रहा क्योंकि जो बुध हैं वो केंद्र में नहीं गए हैं, वो 6, 8, 12 में चले गए, तो 8वें घर में चले गए, सॉरी। और साथ ही साथ इस बात को भी देख लीजिए कि पूरे केंद्र के अंदर सिर्फ शनि जैसे ग्रह विराजमान है, जो कहीं न कहीं फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है। शनि की दृष्टि जो रहने वाली है, वो रहेगी 3rd हाउस पे, साहस और पराक्रम को लेकर हमेशा ज़िंदगी कहीं न कहीं उनसे सवाल करेगी, उन्हें फ़ोर्स करेगी कि अपने साहस और पराक्रम को वो दुनिया को साबित करें। 7th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये कोई बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका नवमांश का जो चार्ट है, वो कार्मिक डेप्थ्स की वजह से किसी ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ेगा, जो कि उनको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है? फिर शनि की 10वीं दृष्टि जो है, वो 10th हाउस के ऊपर है, कर्मा के ऊपर है। लाइफ के अंदर अपनी खुद की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट एज ऑफ 33-36 के बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होंगी। अब जो क्वेश्चन था, वो था 8वें घर में बैठे हुए ग्रहों को लेकर। इससे जस्ट पहले एक बात और बता देता हूँ। इस कुंडली में क्योंकि जीव तत्व के ऊपर मंगल और केतु का प्रभाव है, इसीलिए बार-बार चोट लगने का रिस्क रहेगा, बीमारी का रिस्क रहेगा। गाड़ी जब भी चलाएँ, प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ ही चलाएँ, नहीं तो बार-बार एक्सीडेंट का रिस्क बना रहता है। और दूसरी तरफ जो देहा है, उसके ऊपर खुद शनि विराजमान है, तो कहीं न कहीं फिर वही चीज़ है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर बार-बार बदलाव की स्थिति बनी रहती है। अपनों से दूर जाने का या अपनों को इतना टाइम ना दे पाने का, इस बात का भी कभी-कभी दुःख बना रहता है, ठीक है? इसलिए 2 चीज़ें एक हिंट के तौर पे समझ में आती हैं पास्ट बर्थ कर्मा के आधार पे। एक तो एंगर, एग्रेशन, चोट, ये वाली संभावना बार-बार रहेंगी, गुस्सा आना और उसमें कुछ करके अपने आप को चोटिल करना, इनसे सावधान रहना पड़ेगा, ठीक? बीमारियों से भी सावधान रहना पड़ेगा और साथ ही साथ शनि की वजह से हो सकता है बार-बार आप अपने जॉब के अंदर चेंजेस को देखो। जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, रिलेटिव्स को, उनको भी कहीं न कहीं समय-समय पर दूर हट के वहाँ से उनसे दूरियाँ बनानी पड़े, ये भी मुमकिन है, ठीक है? अब मेन कंसर्न जो है वो ये है कि कुंडलियाँ ऊपर से सारी हिंट दे रही हैं, तो रिज़ल्ट फॉर्मेशन कैसे होंगे? गुरु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, वो अष्टम भाव को बल दे रहे हैं और अष्टम भाव में सूर्य अष्टम के ही स्वामी हैं। कोई भी ग्रह अपने भाव का, अपने घर का नाश नहीं करेगा, तो वो पॉजिटिव हुए। दूसरी तरफ पे गुरु का साथ मिल रहा है। गुरु जो हैं वो सूर्य के मित्र होते हैं। इस लगन कुंडली में 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं, इसलिए उनका यहाँ पे आके बैठना अच्छा कहा जा सकता है।
बुध जो है वो इस कुंडली में स्वामित्व रखते हैं छठे घर का और साथ ही साथ भाग्य का। भाग्य के स्वामी का इस तरीके से आके बैठना अच्छा नहीं है। फादर के साथ रिलेशंस में थोड़ा-सा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन सूर्य क्योंकि फादर के कारक है तो उनके साथ आके बैठ जाएगा तो हम कहेंगे न्यूट्रल हो गया। शुक्र का नीच राशिस्थ होना भी थोड़ा-सा फादर के साथ चुनौतियाँ दर्शा सकता है। अब मेजर कंसर्न जो है इस योग को पढ़ने का है, तो सूर्य जहाँ सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य वहीं पर व्यक्ति के आत्मबल को, विल पावर को, कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। जब कोई ग्रह 8वें घर में बैठ जाए तो उसमें खराबी क्या आती है? उस ग्रह के कारकत्वों में कमी आती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन व्यक्ति के जिसका भी ये चार्ट है, उनको ज़िंदगी की शुरुआत में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुज़रना पड़ा हो, जिसकी वजह से उनका जो सेट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो धीरे-धीरे करके डेवलप हो पाएगा। एक चीज़, क्योंकि सूर्य का कारकत्व अष्टम में है, जो धीरे-धीरे बढ़ेगा। दूसरा, गुरु, गुरु का मतलब होता है ज्ञान। तो जैसे-जैसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी के अंदर ज्ञान को लेकर आते जाएँगे और जीव तत्व का ज्ञान, यानी कि ज़िंदगी की गहराइयों का ज्ञान लेकर आते जाएँगे, वो कहाँ से आएगा? वो किताबों से नहीं आएगा, वो ज़िंदगी से आएगा। जब उस ज्ञान को वो लेकर आते जाएँगे, वैसे-वैसे व्यक्ति की ज़िंदगी में परिवर्तन आते जाएँगे, ठीक है? और फिर बुध जो है, बुध आए हैं छठे भाव से। छठा भाव जो होता है वो सर्विसेज़ का होता है, तो कहीं न कहीं सर्विसेज़ को लेकर जैसे-जैसे वो अपने अंदर बारीकियों को, अष्टम भाव है, खुद से अपने दिनचर्या को, छठा भाव दिनचर्या को भी दर्शाता है, उसमें परिवर्तन को लेकर आते जाएँगे धीरे-धीरे, वैसे-वैसे इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि होरा लॉर्ड जो है, वो शुक्र है, जो कि पंचम और दसम के संबंध लेके आए हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने लाइफ में किसी तरीके की ग्रैंड सक्सेस लेगा। उस ग्रैंड सक्सेस के लिए जो मैरिज लाइफ है उसमें काफ़ी कुछ हद तक कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं, वो सभी को थोड़ा-सा अपने लाइफ को किसी दूसरे एरियाज़ में बिज़ी करना पड़ता है। इन व्यक्ति के साथ भी यही होने वाला है। ओवरऑल जो बाकी ग्रह स्थितियाँ हैं वो ये बता रही हैं कि मैरिज होगी, मैरिज पार्टनर जो है वो सपोर्टिव होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? और आप अपने लाइफ के अंदर देर से ही सही 33 से 36 साल की उम्र के आस-पास जाके ही सही, लेकिन एक अच्छा ट्रेमेंडस ग्रोथ दे सकते हैं। जहाँ तक चुनौतियों की बात कही जा रही है, वो किस-किस एरिया में है? वो इस एरिया में है क्योंकि चंद्रमा और शनि के बीच का संबंध है, तो मन फिर भी दुखी रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ मिलने के बाद भी मन में एक कसक बनी रहती है कि ये चीज़ तो हासिल कर ली बट वो चीज़ में कमी रही। तो ये हो सकता है कि ज़िंदगी में अपनों के साथ यानी कि जो हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, उसमें कमी को महसूस कर रहे हों, लेकिन मटेरियलिस्टिक वेल्थ के तौर पे दुनिया के अंदर कुछ बड़ा करने की कैपेसिटी व्यक्ति के अंदर ज़रूर रहेगी, जो कि बचपन से कुछ ऐसी चुनौतियों के साथ उनको चलना है, जो लाइफ में आगे जाके धीरे-धीरे उनको ग्रोथ दे सके। ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे ख़्याल व्यक्ति के एक समय में उनके दिमाग में आएँगे और वहाँ पे जाकर वो कहीं न कहीं इन रिज़ल्ट्स को खोजने की कोशिश करेंगे। कोई भी ग्रह इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, बुध थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, तो आप बुध को यहाँ पे उपाय में ले सकते हैं। अब दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा के हिसाब से बात की जाए तो नॉर्मली जो दशा चल रही है, वो प्लेसमेंट पोजीशन किस तरीके से बनती है? अभी केतु की दशा है और केतु के बाद आने वाले समय में शुक्र की दशा है। केतु जो है वो छठे भाव में है, जहाँ पे वो रोग और चोट को देने में सक्षम रह सकते हैं, सर्विस को भी देने में सक्षम रह सकते हैं और व्यापार या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कामों में आगे बढ़ा सकते हैं। अगली दशा जो रहेगी शुक्र की रहेगी। शुक्र का नीच राशिस्थ होना, इसलिए शुरुआत की जो दशा रहेगी वो चुनौतीपूर्ण रह सकती है, ठीक है? यानी कि 2023 और 27 का जो समय है, वो कुछ बड़े बदलाव की तरफ लेके जा सकता है और धीरे-धीरे उसके बाद लाइफ के अंदर एक प्रोग्रेस होना शुरू होगा, जो कि व्यक्ति को खुद के ऊपर केंद्रित भी करेगा और वहाँ से वो जो केंद्रित होंगे, तब एक डीप पोटेंशियल की तरफ वो इन 20 सालों में जाएँगे। दूसरी दशा जो यहाँ पे लग सकती है, वो चंद्रमा के आधार से अगर देखें, तो अधन तारा दशा में अगर हम जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि चंद्रमा की उस प्लेसमेंट से व्यक्ति 2015 से 2034 तक शनि के शरण में है दशा में और ऐसे स्थिति में ये पीरियड व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कहीं न कहीं करने में सफल होंगे। राहु के 12वें में बैठना और इस तरीके से इन ग्रहों के ऊपर देखना हो सकता है कि व्यक्ति विदेश में जाकर अपने भाग्य को, अपने आप को काफ़ी अच्छा राइज़ प्रदान कर दे, क्योंकि राहु जैसा ग्रह 12वें में बैठे हुए हैं और 12वें के स्वामी के साथ ही, अष्टम के स्वामी के साथ ही भाग्य भाव के स्वामी भी आके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मेशंस जो चंद्रमा के प्लेसमेंट से जो दशाएँ बनती हैं, उसको देख के ये कंडीशंस दिखाई देती हैं और कहीं न कहीं इस अष्टम को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें, तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, ज़िंदगी के अंदर हर बारीकी को, गुरु के ज्ञान को सीखने के लिए और साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बुध
जो वाक शक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि इन 3 का प्रभाव रहेगा और फिर शुक्र अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लाइफ में दिखाने लगेंगे, जिसकी दशा कहीं न कहीं परिस्थितियों में, यानी कि जो ओरिजिनल हम दशा देखते हैं विंशोत्तरी की, उसमें चलने को तैयार है 2023 के बाद से। ये कहा जा सकता है कि 2023 के बाद से जो 2040 तक का समय है, उसके अंदर व्यक्ति शुरुआत में थोड़े से परेशान रहेंगे, एट द मैक्स 2023 से लेकर 2029 तक मेहनत करनी पड़े, खोजना पड़े खुद को, लेकिन 29 के बाद एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा राइज़ व्यक्तित्व में आ जाएगा। हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि चोट और रोग से बचे रहें। धन्यवाद।